नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो कि फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय पर करें, जैसे कि सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय आदि। तो इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर NK सिंह से। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवारक हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम, भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे NPK अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें NPK 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पानी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं।
तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है, इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारे अनेक किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वो उसकी बुआई करते समय कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा से। आज हम बात करेंगे रबी की प्रमुख फसल गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं हमारा सबसे पुरानी खेती पद्धति है। बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में होती है। और मैं आपको यहाँ पे उन्नत किस्में बता दूँ, MP 1202, 1203, HI 1544 और इसके अलावा JW 3211 अर्ध सिंचित असिंचित अवस्थाओं में शरबती गेहूं की किस्में हैं। इन किस्मों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3382 JW 3382 भी हमारी जवाहर वीर 3382 बहुत अच्छी किस्म है। 3336 बहुत कम समय 100 दिन की किस्म है। इसको हमारे किसान भाई जहाँ पर कम पानी उपलब्ध है, 3336 की भी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई सिंचित दशा में गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो खेत की अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। अब बुआई के पूर्व हमें यहाँ खाद की मैं मात्रा बता दूं। गेहूं में 120, 60 और 40 NPK की मात्रा, नाइट्रोजन लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम स्पोर्ट और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा हमारे खेतों में लगती है। तो ये जो मात्रा है हमारी, इस मात्रा का संपूर्ण मात्रा का जो उपयोग है हमारे किसान भाइयों, पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व देना। सिर्फ नाइट्रोजन की जो मात्रा है आधी मात्रा बुवाई के पूर्व देना है। आधी मात्रा हमें 2 प्रथम द्वितीय तृतीय सिंचाई या प्रथम या द्वितीय सिंचाई के बाद देना है। तो जो आधी मात्रा 60 किलोग्राम मात्रा और बाकी स्फूर और पोटाश की मात्रा एक साथ हमें आखिरी बखरनी के समय देना चाहिए। यदि हम अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर रहे हैं तो ये उपयुक्त समय हमारा 15 अक्टूबर के उपरांत हमारे किसान भाई 15 नवंबर तक अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर सकते हैं। 15 नवंबर के उपरांत सिंचित पूर्ण सिंचित किस्मों की बुवाई 30 सितंबर तक कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो देर से आने वाली किस्में हैं, जो देर से जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं, उनके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के बीच में भी हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। बीज मात्रा में यहाँ गेहूँ की बता दूँ। सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, अर्ध सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, पूर्ण सिंचित अवस्था में 120 से 25 किलोग्राम मात्रा गेहूं की प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में हमारे किसान भाइयों को उपयोग करनी चाहिए। बीज उपचार किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। तो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से बीज उपचार करना है। FIR पद्धति को यहाँ पे अपनाना है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार क्लोरोपाइरीफास, ताकि दीमक या अन्य जमीन जन्य जो कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए 3 ml लगभग क्लोरोपाइरीफास प्रति किलोग्राम बीज उपचारित भी करना चाहिए। इसके उपचार के उपरांत हमें बुवाई का कार्य करना है। यहाँ पे मैं बुवाई का बता दूँ, रेज बेड प्लांटर से बुवाई करने से गेहूं की फसल में हमें पानी की मात्रा कम लगती है। और इसमें 2 कतारें गेहूं की फिर नाली होती है, 2 कतारें गेहूं की फसल की फिर नाली होती है। इसमें लगभग कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाती है हमारी। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से किसान जानकारी के अभाव में बीज को छिटक कर बोते हैं। किसान ऐसा ना करें। गेहूं की बुआई हमेशा पंक्तियों में करें।
जिसमें कतार से कतार की दूरी 22 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर रखते हुए बुआई करना उपयुक्त होता है। पूर्ण सिंचित पद्धति अवस्था में हमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 से 22 दिन के अंतर पर प्रत्येक सिंचाई करना चाहिए। और यदि हम अर्ध सिंचित या हम कम सिंचाई हमारे पास हो, सिर्फ क्रांतिक अवस्थाओं पे हमें 3 पानी देना चाहिए। जो क्रांतिक अवस्था है, सबसे पहली अवस्था क्राउन रूट स्टेज जो कहलाती है जड़ विन्यास अवस्था, दूसरी झंडी अवस्था, तीसरी हमारी जो है आखिरी है दुग्ध अवस्था। इन तीनों क्रांतिक अवस्थाओं पे पानी देने पे भी हमारा उतना ही उत्पादन प्राप्त होता है जितना 6 सिंचाई देने पे होता। इसके बाद निदाई गुड़ाई की बात आती है। 22.5 सेंटीमीटर पे आप बुआई करेंगे तो कुल्फा या डोरा आसानी से उसमें कुल्फा हैंड व्हील आसानी से चला सकेंगे, मिट्टी पलट जाएगी और बीड्स निकल जाएंगे। इसके अलावा रासायनिक पद्धति से भी हमारे किसान भाई खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। 2,4-D का छिड़काव करके लगभग 25 दिन से 30 दिन की अवस्था पे 2,4-D का छिड़काव करके भी हमारे किसान भाई गेहूं में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई जो गेहूं की बुवाई की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, किस्मों का कौन सी किस्म कब बोना है इसका भी ध्यान रखें, तो हमारे गेहूं की फसल में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलें एवं सोयाबीन अन्य पककर तैयार फसलों की कटाई कर सुरक्षित एवं हवादार स्थान पर रखें। आगामी दिनों में हल्की वर्षा को देखते हुए अभी किसान रबी फसलों की व्यवस्था करें तथा बोनी न करें। रबी फसलों की बोनी हेतु उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरकों की व्यवस्था करके रखें। गेहूं की खेती करने वाले किसान पूर्ण सिंचित किस्में जैसे GSW 1203, GSW 1215, HI 8759, HI 1544, जिन किसानों के पास 1 से 2 सिंचाई की व्यवस्था है वे गेहूं की JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 और असिंचित अवस्था में किसान गेहूं की JW 3288, JW 3173 आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। इसी प्रकार चने की उन्नत किस्में BRG 202, JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 तथा काबुली चने के लिए काकटू और JG के 1 आदि किस्मों की व्यवस्था कर लें। मसूर की उन्नत किस्मों के लिए RVL 31, JL 2 आदि किस्मों के बीज की व्यवस्था कर बुआई करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है। इसके लिए उन्नत किस्में कोजेएन 86-512, कोजेएन 86-141 किस्मों की बोनी करें। चना एवं मसूर की बोनी के पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा थाइराम 1.5 ग्राम एवं कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद जैव उर्वरक राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। फलदार पौधों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर के साथ मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को कैंकर रोग से बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन दवा का छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वे अगेती मटर में अर्केल एवं आलू की बुआई 10 से 15 अक्टूबर तक कर लें। आलू के कंदों को बुआई से पूर्व डाइथेन M45 फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उपचारित करें और इसके बाद बोनी करें। गोभी वर्गीय सब्जियां, मिर्च, बैगन एवं टमाटर आदि की तैयार पौध की खेत में रुपाई करें। लहसुन की बोनी कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म G282, G323, G31, G41, G386 का उपयोग करें। लहसुन की बुआई 15 से 20 अक्टूबर तक कर लें। प्याज की उन्नत किस्म AML, RAFDR आदि की नर्सरी तैयार करें। जो किसान भाई गेंदा की खेती करना चाहते हैं वे पूसा नारंगी किस्म की नर्सरी तैयार कर और तैयार नर्सरी की पौध रोपाई कर सकते हैं। मुर्गी के चूजों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए
F1 या लसोटा स्टैंड का टीका लगवाएं। पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध दोहन से पूर्व एवं बाद में 1% पोटेशियम परमैंगनेट दवा से थनों को अच्छी तरह से धोएं। गाय में माता रोग का टीका लगवाएं तथा पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीका लगवाएं, साथ ही कृमिनाशक दवा पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगला, जिला टीकमगढ़ के किसान मयंक महसूरी ने। आप अच्छे बाजार भाव के लिए तिल की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी चाहते हैं तो मयंक जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, हम देखें कि खरीफ की जो तिलहनों में तिल का प्रमुख स्थान है और इसकी जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार हो रही है। किसान भाइयों, तिल की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप कुछ कार्यों को करते समय सावधानियां रखें, जैसे परिपक्वता की सही पहचान, फसल कटाई का उचित तरीका, खलिहान का प्रबंधन तथा तिल की उचित तरीके से झड़ाई इत्यादि। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि जब बात पकने की आती है, सही पकी हुई होना चाहिए, क्यों यदि आपने पकने में सही अवस्था नहीं, यदि जल्दी काट लिया तो दाना सिकुड़ जाएगा और उत्पादन गुणवत्ता युक्त नहीं मिलेगा और कम मिलेगा। इसीलिए सही पकी हुई होना चाहिए। यदि आपने विलम्ब किया, माने पकने के बाद में हम काटते हैं, तो उसमें विभिन्न तरह के नुकसान होते हैं। सैटरिंग जिसे कहते हैं, जिसमें फलियां फट जाती हैं और हमारा नुकसान दाना झड़ने से होता है। तो इसलिए सही अवस्था पर हमें उसकी कटाई करना चाहिए। सही अवस्था की बात ये आती है किसान भाई, हम देखें कि जो पौधा रहता है उसमें नीचे की जो बॉल जिसे कैप्सूल्स कहते हैं, उसमें हम देखें किसान भाई कि सबसे पहले नीचे वाली जो हैं वो पकने लगती हैं और धीरे धीरे बस्ट कहते हैं और वहाँ से वो फटने लगती हैं। दूसरा हम देखें कि जो तना है और पत्तियां हैं उनका जो कलर है हरे से वो पीले से कलर का हो जाएगा और फिर उसके बाद में हल्का सा रेडिश सा तना होने लगता है। ये उसके पकने की पहचान है। और जो ऊपर वाली फलियां या कैप्सूल जो रहते हैं वो लगभग अधपकी अवस्था में रहते हैं। जिस अवस्था पर हमें कटाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है कि नीचे की जो फलियां हैं वो चटकने लगे हैं थोड़ी थोड़ी सी और ऊपर अधपकी हों, क्योंकि इसमें पूर्णतः यदि हम सारे के सारे जो फलियां हैं कैप्सूल्स हैं उनको हम सोचें कि सूख जाएं उस समय काटें तो हमें देखेंगे कि इसके झड़ने से बहुत नुकसान हमको होने लगता है। जिस तरह से सही अवस्था में पकी हुई फसल को कटाई के लिए उपयुक्त समझते हैं। कटाई में आमतौर पर किसान भाई इसमें देखते हैं कि हंसिया के द्वारा तनों की कटाई करता है और उसके बाद इसमें बंडल बना करके उसको एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित बंडलों में हम देखते हैं किसान भाई कि क्षेत्र में ज़्यादा समय तक उसको नहीं रखते हैं। कटाई के बाद उसको बंडलों को एकत्रित करके खलिहान जो थ्रेशिंग फ्लोर रहता है वहाँ पर ला करके एकत्र सीधे के सीधे खड़े कर देते हैं, उसमें झुंड बना करके और उसको लगभग 1 सप्ताह तक सूखने देते हैं, जिससे कि जो ऊपर की फलियां थीं वो भी सूख जाएं और चटकने की अवस्था में आए। मड़ाई की बात करें तो मड़ाई में सामान्यतः किसान भाई इसमें झाड़ के ही उपयोग करते हैं। तो इसमें मड़ाई में ये करते हैं कि इसके जो बंडल बना के रखे हैं उनको सीधे की जगह उल्टा करके झाड़ देते हैं, जिससे कि जो फलियां हैं कैप्सूल हैं हमारे बस्ट हो गए हैं, फट गए हैं, उनमें से दाने सीधे के सीधे वो नीचे झड़ जाते हैं। जिस तरह से झाड़ करके उनको उनमें से दाना निकल आता है तनों में से, उनकी जो फलियां रहती हैं कैप्सूल से, और उसके बाद दाने को एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद बात आती है कि उसको पूर्णतः सफाई करना चाहिए। तो विनोइंग जो ओसाई कहते हैं उसके द्वारा हम देखें कि दाने को साफ करें, चाहे वो हम देखें कि प्राकृतिक हवा के द्वारा उसको दाने को साफ कर लें, उसमें जो भी पत्ती या कूड़ा अन्य जो मटेरियल रहता है बीज के अलावा उसको सभी को साफ कर सकते हैं, या विद्युत चालित या ट्रैक्टर चालित पंखा लगा करके हम दाने की अच्छी तरह से सफाई कर लें। किसान भाइयों, यदि आप तिल के दानों को भंडारण में लगने वाले कीटों से बचाते हुए
अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भंडारण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए अब सबसे पहली बात आती है कि दाने को साफ करने के बाद में सही नमी एक अवस्था तक सुखाएं, क्योंकि बाजार में ले जाएं या भंडारण करें उस समय नमी 5% लगभग होना चाहिए। तो उस अवस्था पर सुखाने के बाद ही इसको मार्केट ले जाएं। तो मार्केट में विक्रय करने के हिसाब से हम इसको देखा जाए किसान भाई, तो जो साफ़ हो और नमी की मात्रा सही हो उसका ही बाज़ार में हमको उचित मूल्य मिलता है। यदि हमें भंडारण करना हो तो भंडारण में किसान भाई देखें कि पूर्णतः साफ़ करें और उसके अलावा जो बैग हैं हमारे उनको सही से कीटनाशी के द्वारा धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से हम देखेंगे कि सूखे हुए होंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कम से कम कीड़ों का जो कि भंडारण में लगते हैं उनका प्रकोप होगा और भंडारण वाले कीड़ों से इसको बचाया जा सकता है। और भंडारण की दृष्टि से हम देखें तो जब नमी की मात्रा सही हो और अच्छे भंडारण युक्त हमारे साफ़ सुथरे जहाँ पर कि कीटनाशक का पर्याप्त छिड़काव किया हो उस दशा में हम उसका भंडारण करके अच्छा उत्पादन गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।